गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 11th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है शहरी जीवन, उसका पार्ट 3 जो हम पढ़ेंगे। जानेंगे कि मेसोपोटामिया में के लोगों का जो जीवन था, शहरी जीवन, वो कैसा था। स्टार्ट करेंगे। नगरों की सामाजिक व्यवस्था उच्च या संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ। ये क्या है बच्चों? नगरों की सामाजिक व्यवस्था में उच्च या संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ। तो नगरों में बच्चों आप समझ सकते हैं कि ऐसा वर्ग निवास करता है विशेष रूप से जो धनी वर्ग होता है। तो मेसोपोटामिया के जो शहर हैं उनमें उच्च और जो धनी वर्ग था वो कहाँ रहता था? शहरों में निवास करता था। एक नए वर्ग का उदय हुआ, अर्थात धनवान वर्ग का उदय हुआ। धन संपत्ति का अधिकांश हिस्सा इस वर्ग के पास केंद्रित था। और जो पैसा धन दौलत कैसे लोगों के पास था? जो उच्च वर्ग के लोग थे। सीधी सी बात है, धनी वर्ग के पास ही ऐसा पैसा होगा। इनके पास क्या क्या था? आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर्द, जुड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर इत्यादि। इन सभी आभूषणों से ज्ञात होता है कि शहर में रहने वाले लोग संपन्न रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहास के अनुसार। काफी मात्रा में उर में राजाओं एवं रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई हुई मिली हैं। तो प्राप्त अवशेषों से, अवशेष कौन से बच्चों? जो राजा और रानियों की कब्रें हैं, उनकी समाधियां हैं, उनसे ज्ञात होता है जो उन कब्रों से सामान मिला है बहुमूल्य। तो उससे ज्ञात होता है कि उस वर्ग के जो उस समय के जो लोग थे, जो धनी वर्ग थे, राजा महाराजा थे, वो सोने या सीप आदि के आभूषणों का प्रयोग करते थे। आगे कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार को उपयुक्त माना जाता था, अर्थात जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हों, ऐसा परिवार एकल परिवार कहलाता है। यद्यपि एक शादीशुदा बेटा प्राय अपने माता पिता के साथ ही रहता था। पिता परिवार का मुखिया होता था और जो लोग वहां पर निवास करते थे शहरों में, माता पिताओं के साथ एक कम से कम एक बेटा उसका शादीशुदा भी रहता था उनके साथ, परिवार के साथ। परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, अर्थात पितृ प्रधान व्यवस्था को अपनाया है। विवाह करने की इच्छा के विषय में घोषणा की जाती है, या घोषणा की जाती थी कि क्या वधु के माता पिता उसके विवाह हेतु अपनी सहमति देते थे। अर्थात जो लड़की होती थी, वधु से मतलब है जिस पुरुष के साथ, जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी होती थी, तो उसके माता पिता की उसमें सहमति आवश्यक थी। उसके पश्चात क्या होता था? उसके पश्चात जो था वो वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को उपहार देते थे। आज भी होता है, उस समय भी होता था कि रस्मों रिवाज, विवाह की रस्मों रिवाज होती थी, तो उसमें जो है वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को उपहार देते थे। विवाह रस्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को उपहार देते थे। तो दोनों पक्ष ही एक दूसरे को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप प्रदान करते थे। वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे। जैसे वर्तमान में भी होता है, दोनों पक्ष एक साथ खाना खाते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां पर भी होता था। दोनों पक्ष उस समय भी बैठकर खाना खाते थे शादी विवाह के पश्चात, और फिर मंदिर में जाते थे, मंदिरों में भेंट चढ़ाते थे। अब नववधु को उसकी सास
उसको लेकर आती थी और वधु पक्ष को उसके द्वारा पिता द्वारा उसकी जो दाय है उसका भाग दे दिया जाता था। अर्थात उसको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता था। उपहार में पिता द्वारा अपनी बेटी को क्या क्या दिया जाता था, उसमें प्रमुखता बच्चों, घर, पशुधन, खेत आदि आदि ऐसा कुछ मिलता था, क्योंकि उस समय की व्यवस्था अलग थी और वर्तमान की व्यवस्था अलग है। जैसे वर्तमान में भी दहेज के रूप में वर्तमान में दिया जाता था, उस समय दहेज के रूप में नहीं था। वह उसके भविष्य के लिए ऐसा कुछ दिया जाता था। देवदासी की प्रथा भी प्रचलित थी। कुंवारी कन्याओं को मंदिरों को भेंट कर दिया जाता था, यह सम्मान की बात समझी जाती थी। कुछ वर्ग समाज में ऐसा भी था बच्चों कि जो अपनी बेटियों को मंदिर में दान दे दिया करता था, मंदिरों को भेंट कर दिया जाता था और ऐसी प्रथा को बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। सुमेरी सभ्यता के अंतर्गत समाज बच्चों 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में कौन कौन आते थे? उच्च वर्ग में बच्चों राज परिवार के सदस्य, पुजारी एवं भूमिपति आते थे। कौन कौन आते थे? राज परिवार के सदस्य अर्थात राजा और उसके परिवार के जो भी सदस्य होते थे वो उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा पुजारी और जो लोग जिनके पास भूमि होती थी वो भी उच्च वर्ग में आते थे। अब इनका जीवन कैसा था बच्चों? इनका जीवन सुख में था, सुख संपन्नता से परिपूर्ण था, अर्थात धन दौलत की इनके पास कमी नहीं होती थी। सामाजिक जीवन पर पुरोहित का व्यापक प्रभाव था। अब उसके बाद आता मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे बच्चों? मध्यम वर्ग में किसान और व्यापारी आते थे। इनका जीवन भी सुखी और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण था, अर्थात सुख संपन्न। निम्न वर्ग में गुलाम आते थे, सबसे निम्न श्रेणी का वर्ग माना जाता था, उसमें गुलाम आते थे। इनका क्या कार्य था? ये पहले तो ये समझे कि ये कौन होते थे? ये वो लोग होते थे जो युद्धों के समय बंदी बना लिए जाते थे। ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता था? निम्न वर्ग कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका क्या था बच्चों? दोनों वर्गों की सेवा करना था। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की सेवा करना किसका कार्य था? निम्न वर्ग का कार्य था। लिपिक को व्यवसाय सम्मानजनक माना जाता था, अर्थात जो लेखन का कार्य करता था, लास्ट में हमने पीछे भी पढ़ा भी था लेखन कार्य, तो उसको एक क्या था? एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सुमेरवासी विभिन्न प्रकार के गहने, वस्त्र एवं श्रृंगारिक प्रसाधनों पर व्यवहार करते थे। दासों की दशा दयनीय थी, अर्थात जो दास थे बच्चों उनकी दशा कोई खास नहीं थी, क्योंकि वे क्रय विक्रय में शामिल हो गए थे, अर्थात दासों का खरीद और फरोख्त भी की जाती थी उस काल में। हम्मुरावी की विधि संहिता में भी दासों का मूल्य दिया गया है। तो उस समय दासों की कीमत की बात करें तो सामान्य दास की कीमत 20 सिकेल तथा कुशल की 100 सिकेल होती थी। उस समय की मुद्रा थी, सुमेरियन सभ्यता की मुद्रा पैसा था। दासों को घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं निर्माण कार्यों में भी बच्चों लगाया जाता था। उनसे क्या कार्य किया जाता था? घर के कार्य, इसके अलावा कृषि कार्य, इसके अलावा पशुपालन का कार्य भी उनसे लिया जाता था। पूर्ण नगर में खुदाई से कुछ प्राप्त हुआ है, जानकारी मिलती है 1930 में। नगर निर्माण योजना बद्ध नहीं था। हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अर्थात हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के साथ की ही है मेसोपोटामिया सभ्यता, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता उस प्रकार की विकसित नहीं थी जिस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। अब यहाँ पर क्या था? मेसोपोटामिया में जल निकासी की व्यवस्था बहुत बेहतर थी। जल निकासी में छतों के ढाल आंगन की ओर बनाए जाते थे, जिससे वर्षा का पानी घर में बने होज में ले जाया जा सके। होज होते थे अर्थात वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए वो टैंक नुमा बनाए गए थे, जिसको होज बोलते हैं। तो उससे क्या पानी इकट्ठा होता था। पूर्ण नगर में सीधी सड़कें और चौड़ी सड़कों का अभाव था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उसमें ज्ञात होता है कि सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
नगर की गलियां संकरी एवं टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं, कहीं से सड़कें चौड़ी और कहीं से पतली, तो इस प्रकार की वहाँ पर देखने को मिली हैं। और गाड़ियों का चलना बच्चों कठिन होता था ऐसी रोड पर, ऐसी सड़कों पर। कूड़ा करकट जो है लोग अपनी गलियों में ही डाल देते थे, वहाँ आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता था, अर्थात अब उस रास्ते में ही जहाँ पर उनके मकान होते थे उस रास्ते में ही बच्चों वो अपना जो कूड़ा कचरा घर से निकलता था अपने बाहर ही डालते रहते थे। अब इससे क्या हुआ, जो कूड़ा कचरा वो बाहर डालने से वो धीरे धीरे क्या हुआ, गलियों जो थी वो ऊंची होने लगी, ऊंची परतों के रूप में उन्होंने अपना आकार ले लिया, घर नीचे पड़ गए और गलियां ऊंची हो गई। अब क्या होता था, धीरे धीरे उसके पश्चात ऐसी व्यवस्था के बाद लोगों को अपनी उन घरों को उठाना, आगे से दहलीज को उठाना पड़ता था, जिसको चौकी, जो हमारा मुख्य मेन गेट होता है, यदि नीचा पड़ जाता है, खड़ंजे ऊपर बार बार उठते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है, उठाना पड़ता है, ऊंचे की ओर करना पड़ता है और ऊपर की तरफ, ऐसे ही वहां पर लोगों को करना पड़ रहा था। अब क्या होता था, वर्षा के बाद के जो वर्षा हो जाती थी उससे कीचड़ बहकर घरों के अंदर न आ सके, इसलिए भी उनको उसको ऊंचा उठाना पड़ता था। हवा और रोशनी के दरवाजों से आती थी, शकुन अपशकुन संबंधी व्यवहार भी होता था, लोग यानी कि अंधविश्वासी भी होते थे। घर की देहली ऊंची रखी जाती थी, जिससे ऐसा लगता था कि शायद घर की देहली ऊंची होगी तो घर में जो धन है, धन दौलत है, उसकी कमी नहीं रहेगी। घर का दरवाजा, मुख्य दरवाजा जो होता था वह बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यातना का कारण बनेगी। मृतकों को घरों के फर्श के नीचे भी दफनाया जाता था। पूर्व के निवासी वासियों हेतु एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों व जनसाधारण की समाधियां बनाई गई थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था बच्चों की गई थी। इसी में आगे है पशुचारक क्षेत्र और व्यापारिक नगर। तो 2000 ईस्वी में मारी शाही राजधानी के रूप में खूब विकसित हुआ एक शहर है जिसका नाम है मारी शाही। यह कहाँ पर स्थित था, यह फरात नगर जो नदी है उसके पास बसा हुआ था। अब ये क्या था, इसमें यह कृषि और व्यापार का मुख्य, यहाँ पर जो है बच्चों कृषि और पशुचारण यहाँ के लोग करते थे, और जिसके कारण यहाँ पर व्यापार वाणिज्य बहुत अधिक मात्रा में खूब फला फूला विकसित हुआ। व्यापार, पशुचारक अनाज, धातु के औजारों के बदले अपने पशु, पनीर, चमड़े के बदले में ये चीज़ें मारी के व्यापारियों से प्राप्त कर लेते थे। अब क्या होता था कि पशुचारक क्या करते थे, अनाज, धातु, औजार आदि के बदले पशु, पनीर और चमड़े आदि यानी कि वस्तु विनिमय के रूप में वो कार्य करते थे। जो वस्तु उनके पास नहीं थी वह अन्य लोगों से उसको लेते थे। अब ये क्या करते थे, बदले में चमड़े के बदले में चीज़ें मारी के व्यापारियों से प्राप्त करते थे, अर्थात जो उनके पास वस्तुएं नहीं होती थी वो व्यापारियों से ले लेते थे। किसानों हेतु गोबर से भी खाद भी उपयोग में लाई जाती थी, अर्थात किसान जो है उस गोबर से खाद का प्रयोग करते थे, बनाते थे और खेतों में उसको प्रयोग में लाते थे, जिससे फसल को उसको जो है लाभ होता था, अर्थात अच्छी फसलें पैदा होती थी। गडरे कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हुए बोए हुए खेतों से गुजर जाते थे। अब गडरे क्या थे, पशुचारक थे, अर्थात वो पशुओं को चराने का कार्य करते थे, और कभी कभी वो क्या करते थे, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा देते थे, अपने उन जानवरों को वहीं से वो निकाल देते थे। तो जिसके कारण क्या होता था, खानाबदोश जिसको कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में भटकता रहता है। ऐसे ही गडरिये थे, अपने पशुचारक थे, तो ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान बदलते रहते थे, अपने भोजन की तलाश में भटकते फिरते रहते थे, अपनी जीविका के लिए भटकते फिरते थे। और कभी कभी ये क्या करते थे, किसानों पर हमला कर देते थे और बच्चे उनके माल को लूट लेते थे।
कई बार क्या होता था, बस्तियों में रहने वाले लोग पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी और नहर तक नहीं ले जाने देते थे। राजा उन पर कड़ी नजर रखते थे। ऐसे लोगों पर जो पशु चारक थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते थे, राजा भी उन पर कड़ी नजर रखते थे कि कहीं ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इस क्षेत्र में पश्चिमी रेगिस्तान के गडरिये बराबर आया करते थे। ये फसल काटने वाले मजदूरों या भाड़े के सैनिक के रूप में आते थे और वहीं पर बस जाते थे। तो इनमें से कुछ ने तो अपना स्वयं का शासन स्थापित कर लिया। इनमें प्रमुख थे जैसे यायावरों में अक्कादी, एमोराइट्स, आरिशियाई में आर्सीमीनियन आदि थे। इन लोगों ने एमोराइट्सों ने क्या किया कि अपना एक शासन स्थापित कर लिया और मारीनगर में इनका एक देवता का मंदिर बना बच्चों, जिसका नाम था डेगन देवता के नाम में उसको जाना जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि जो चरवाहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि पशुचारक या गडरिये भी जिनको नाम दिया गया है, कि ऐसा कार्य ये करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीविका के लिए घूमते थे। आगे है जिमरिलिम का मारी स्थित महल। एक महल के बारे में बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से एक महल की भी जानकारी प्राप्त होती है। वह किसका महल था, कहाँ पर स्थित था? मारी का विशाल राजमहल। तो मारी में एक राजमहल स्थित था। शाही परिवार के निवास स्थान के अलावा प्रशासन एवं कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। तो शाही परिवार राजमहल तो स्थित था ही बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता था, कीमती धातुओं और आभूषणों का निर्माण भी मारी में होता था। उसकी प्रसिद्धि के कारण उसे देखने हेतु उत्तरी सीरिया का एक राजा आया। एक स्टोरी बताई गई है। तो एक राजा आया कहाँ से? उत्तरी सीरिया से। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम के नाम उसके अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर आया था। राजा को प्रतिदिन आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा एवं बियर पेश की जाती थी, अर्थात उसको भोजन में ये सब वस्तुएं दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? वह अपने साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर भोजन करता था। राजमहल का केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर बना था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े थे। राजा विदेशी अतिथियों एवं अपने प्रमुख लोगों से विशिष्ट कमरे से या विशिष्ट कमरे में मिलता था। तो राजमहल की एक विशेषता थी कि जो भी उससे मिलने आता था, विशिष्ट लोग जो उससे मिलने आते थे, वह उनको एक विशेष कमरे में उनसे भेंट करता था। और बच्चों जो राजमहल था वह काफ़ी विशाल था, लगभग 2.4 हेक्टेयर में स्थित। उसमें 260 कमरे थे बच्चों, यानी कि एक विशाल भवन के अवशेष भी वहाँ से प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया में नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पुरा स्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता, परिशुद्धता एवं अभिलेखन का स्तर भी काफ़ी ऊंचा है। अतः उस तरह के बड़े बड़े क्षेत्रों की खुदाई नहीं की जाती थी जैसे उर नगर में की गई थी। पुरातत्वविदों के पास इतनी धनराशि नहीं थी कि एक साथ वे खनकों में एक बहुत बड़े दल के साथ खुदाई करा सके। अबू सलामी कस्बा है 2500 ईसा पूर्व में। ऐसा बताया जाता है कि वह लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ था और उसकी आबादी बच्चों लगभग 10,000 से कम थी। टीले के ऊपरी सतह पर बेलचे, फावड़े व अन्य औजार धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक उसको बच्चों खरोचा गया। और पुरातत्वविदों ने क्या पाया? विभिन्न रंगों, उसकी बनावट, ईंटों की दीवारों, स्थित गड्ढों एवं अन्य विशेषताओं को ज्ञात किया। अब वहाँ से उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ? उन्हें पुरातत्वविदों को पौधों, पशुओं के अवशेषों
की खोज हेतु टनों मिट्टी वहाँ से हटाई गई। उसमें क्या मिला? पौधों एवं पशुओं के अनेक प्रजातियों के बारे में उन्हें पता लगा कि मेसोपोटामिया में विभिन्न प्रकार के पशु और पौधे रहे होंगे। उन्हें बड़ी मात्रा में मछलियों की जली हुई हड्डियां भी मिली हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि उस काल में लोगों को मछलियों के बारे में भी ज्ञान था और मछलियां भी उस समय पाई गई होंगी। इसके अलावा पौधों से बीज, रेशे आदि भी प्राप्त हुए हैं। उससे जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग क्या है कि कृषि करना भी जानते रहे होंगे। गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं। एक घर तो ऐसा मिला मृतक को जिसमें दफनाया गया है, उसके साथ सूअर की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि लोग उस समय के सूअर पालन करते रहे होंगे और व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए वे सूअर का मांस का प्रयोग करते रहे होंगे। अर्थात उनका ऐसा विश्वास था कि लोग व्यक्ति को मरने के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या करते थे, वो उसके साथ सूअर के मांस का भोजन भी रख देते थे। इसके अलावा वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है घरों में, कमरों में छतें पोपलर की होती थी, खजूर की पत्तियों, घास फूसों की होती थी एवं कुछ ऐसे कमरे भी मिले हैं जो खुले आसमान के नीचे रहते थे। मारी नगरी में लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मंदिर आदि कई प्रकार के माल नावों द्वारा फरात नदी से दक्षिण एशिया एवं तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि क्षेत्रों को ले जाए जाते होंगे। दक्षिण नगरों के घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी एवं शराब और तेल के पीपे रुका करते थे। मारी के अधिकारियों से आगे जाने की इजाज़त से पहले लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूलते थे। अर्थात जो व्यापार होता था मारी नगर में, वहाँ से जो आयात निर्यात होता था उस पर 10% वो टैक्स भी लिया करते थे। कुछ नौकाएं विशेष प्रकार की होती थी जिसमें उल्लेख मिला है, पट्टिकाओं से पता लगता है कि कुछ तांबे, कुछ टीन के व्यापार हेतु ये शहर मशहूर था। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों रांगे का व्यापार भी होता था। तो इसलिए यह एक व्यापार का महत्वपूर्ण शहर था मारी शहर या मारी नगर। इससे हमें कांसा, औजार, हथियार बनाने की प्रमुख औद्योगिक सामग्री के रूप में भी प्राप्त होती है। आगे है मेसोपोटामिया में शहरों का क्या महत्व रहा होगा। तो मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे बच्चों। युद्धों में शहरों को नष्ट हो जाने के पश्चात भी क्या हुआ, उन्हें काव्यों के रूप में याद किया जाता है। तो मेसोपोटामिया के वासियों को अपने नगरों पर बहुत गर्व था। कई ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर लिखा गया है, जैसे किलमेसिक ने एनमर्क के विषय में भी लिखा है कि उरुक नगर था, दूर दूर तक प्रदेश को उसने जीत लिया, लेकिन उसे गहरा झटका जब लगा जब उसका वीर मित्र मर गया। तो एक स्टोरी सी बताई गई है ये स्टोरी के माध्यम से कि वह अमृतत्व की खोज में निकला, दुखी होकर वापस लौट गया। उसने सारी दुनिया का चक्कर लगाया लेकिन वह निराश ही रहा। तो इस प्रकार की एक कहानी बताई गई है बच्चों। उस कहानी को भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे लेखन कला की देन। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे बड़ी लेखन कला, उसकी काल गणना एवं गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा है। जो 1800 ईस्वी के पूर्व पट्टिकाओं में गुणाओं भाग की तालिकाएं दी गई हैं। वर्ग एवं वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उस काल के लोग जो है गणित में भी विद्वान थे। अर्थात गणित की जो विधियां हैं उन विधियों को भी वे अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक परिक्रमा के अनुसार पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन किया। एक सप्ताह को उन्होंने एक महीने को 4 सप्ताहों में विभाजन किया, एक दिन को 24 घंटों में,
1 घंटे को 60 मिनट में, ये सब जो विभाजन किया गया वर्तमान में बच्चों इस पर चल रहे हैं हम सब, ये सब भी मेसोपोटामिया सभ्यता के ही देन है। तो आगे उन्होंने ये भी बताया कि जब सूर्य एवं चंद्र ग्रहण होते हैं तो मास एवं दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब किताब रखा जाता है। इसके अलावा आसमान में तारामंडल, तारों की स्थिति का हिसाब किताब भी रखा जाता है। तो यह सब कुछ जानकारी हमें मेसोपोटामिया सभ्यता से बच्चों मिलती है। इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है बच्चों वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम नए चैप्टर के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। जय धन्यवाद।